नमस्कार दोस्तों। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का एक ऐसा जरिया है जहाँ पे हम हमारे पैसे जो है वो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को हैंड ओवर करते हैं, जो प्रॉपर स्टडी करके, रिसर्च करके, एनालिसिस करके हमारे पैसों को डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं कुछ चार्जेस लेकर। दोस्तों अभी इसका मतलब ये नहीं है कि हमें किसी भी रैंडम म्यूचुअल फंड में हमारे पैसों को इन्वेस्ट कर देना है विदाउट टेकिंग एनी इन्फॉर्मेशन। और अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है और बाद में हम रिग्रेट करते हैं फॉर नॉट गेटिंग द प्रॉपर रिटर्न्स। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स के बारे में जो हमें बिल्कुल रिपीट नहीं करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड इज नॉट एन ऑफिशियल प्रोडक्ट। म्यूचुअल फंड कोई ऑफिशियल प्रोडक्ट नहीं है। ऑफिशियल प्रोडक्ट मतलब क्या होता है दोस्तों कि जो प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल होता है एंड उसे पर्टिकुलर पर्पस के लिए स्पेसिफिकली नहीं बनाया जाता है, उस प्रोडक्ट को हम ऑफिशियल प्रोडक्ट बोलते हैं। लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंड के बारे में देखें तो म्यूचुअल फंड इजीली अवेलेबल तो है लेकिन उसे पर्टिकुलर पर्पस के लिए स्पेसिफिकली ही बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों हमारी सोच कैसी होती है कि हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो करना है, चाहे वो कोई भी हो, रिटर्न्स तो मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अगर किसी प्रोडक्ट को स्पेसिफिकली पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया जा रहा है देन डेफिनेटली उसमें डिफरेंसेस तो होंगे ही होंगे। मतलब डिफरेंसेस उसके कैपेबिलिटीज़ में हमें देखने को मिल जाएंगे। कुछ म्यूचुअल फंड्स अच्छे हो सकते हैं, कुछ बेटर हो सकते हैं, कुछ बेस्ट हो सकते हैं। तो उसमें से हमें बेस्ट चूज़ करना है क्योंकि वो फाइनेंशियल गोल तक पहुँचने का वो एक सोल्यूशन है। उसके लिए हमारा अप्रोच अप्रोप्रिएट होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सो हमें यहाँ पे चेक क्या करना है कि हमारा अप्रोच कॉन्सेप्चुअली राइट है या रॉन्ग है। और वो अंडरस्टैंड करने के लिए दोस्तों आज हम 5 म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों फर्स्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग मिस्टेक जो हम करते हैं वो है बाइंग टू मेनी म्यूचुअल फंड्स रैंडमली। दोस्तों बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स रैंडमली बाय करने से क्या हो जाता है कि हम कुछ ऐसे फंड्स चूज करते हैं जिसमें कुछ कैपेबिलिटीज ही नहीं है। और दोस्तों क्या हो जाता है कि ये फंड्स अच्छे रिटर्न्स भी नहीं देते एंड इससे कुछ वैल्यू एडिशन भी नहीं होता है। एंड ऑल्सो दोस्तों ये मॉनिटरिंग करने के लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है। और कुछ लोगों का अप्रोच क्या होता है कि एक्स्ट्रा सरप्लस मनी है तो वो क्या करे उन पैसों का, तो वो रैंडमली म्यूचुअल फंड्स बाय करने में उन्हें लगा देते हैं। एंड दोस्तों ये एक गलत अप्रोच है। सो अकॉर्डिंग टू आवर गोल्स एंड रिस्क एपेटाइट हमें फंड्स चूज करना चाहिए। एंड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें तो पोर्टफोलियो जो है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें म्यूचुअल फंड्स 8 से 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। नाउ द सेकेंड इन्वेस्टिंग मिस्टेक विच वी मेक while buying the mutual fund is choosing the dividend plans over the growth plans. Dividend plans को बाय करना over the growth plans and growth plans के expectations रखना, तो ये दोस्तों हमारी एक सेकंड गलती है। दोस्तों मुझे एक बात यहाँ पे समझ में नहीं आती कि अगर आपको कंपाउंडेड रिटर्न चाहिए इन द लॉन्ग टर्म देन आप डिविडेंड प्लान्स क्यों चूज कर रहे हो। हमको क्या होता है ना कि सब कुछ एक साथ चाहिए होता है, रिटर्न्स भी चाहिए, डिविडेंड भी चाहिए। सो आपको अगर डिविडेंड चाहिए देन सेपरेटली डिविडेंड फंड्स के साथ जाओ ना। और लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से ग्रोथ प्लान्स ही आपको अच्छे रहने वाले। एंड डिविडेंड की अगर हम बात करें तो दोस्तों क्या होता है ना कि जब भी डिविडेंड दिया जाता है तो हमारा जो कॉर्पस है, हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो डिप्लीट हो जाती है, कम हो जाती है एंड हमारे ओवरऑल वेल्थ क्रिएशन पे उसका इम्पैक्ट हो जाता है। तो ये हमारी दोस्तों सेकेंड गलती है। नाउ द थर्ड मिस्टेक विच वी मेक हियर इज नॉट पेइंग अटेंशन टू द फंड मैनेजमेंट टीम। दोस्तों इंस्टीट्यूशंस, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बहुत बड़ी होती है लेकिन फंड मैनेजर एंड उसकी स्टाइल बहुत मैटर करती है। वो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है फॉर आवर गुड, बेटर एंड बेस्ट रिटर्न्स। सो हमें फंड मैनेजर कैसा चूज करना चाहिए, तो हमें फंड मैनेजर ऐसा चूज करना चाहिए जो कंसिस्टेंट हो, जिसने लोअर स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ रिटर्न्स दिए हो, मतलब जिसके रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी में डेविएशंस कम है। और फंड मैनेजर ऐसा होना चाहिए जो उसके टीम को होल्ड करने की काबिलियत रखता है, राइट। बिकॉज क्या होता है ना दोस्तों कि जितनी स्टेबल टीम रहेगी उतनी स्टेबल स्ट्रैटेजी रहने वाली है। तो हमें फंड मैनेजर एंड उसके टीम के ऊपर अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट मिस्टेक जो हम यहाँ पे करते हैं वो है बाइंग द थीमेटिक फंड्स ओवर द डाइवर्सिफाइड फंड्स। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि थीमेटिक फंड्स एंड डाइवर्सिफाइड फंड्स होते क्या है। डाइवर्सिफाइड फंड्स हम सबको पता है कि डिफरेंट फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना मतलब डाइवर्सिफाइड फंड्स में इन्वेस्ट करना। लेकिन थीमेटिक फंड्स होते क्या है दोस्तों? थीमेटिक फंड्स वो फंड्स होते हैं जो माइक्रो लेवल ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करके उनमें इन्वेस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें दोस्तों तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड जो है वो आने वाले 10 से 15 सालों में बढ़ने वाली है। तो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिलेटेड जो भी फंड्स है उसकी डिमांड बढ़ रही है। तो दोस्तों ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिलेटेड थीम हो गई। सिमिलरली आईटी की थीम 2001 में फेमस थी। दोस्तों यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करना गलत है, लेकिन हमारे पैसे जो हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं वो सारे पैसे थीमेटिक फंड्स में डाल देना ये दोस्तों गलत है। दोस्तों यहाँ पे एक सवाल है कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि हम ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर सकते, रिसर्च नहीं कर सकते, हमारे पास उतना टाइम नहीं है
और हमें डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट भी चाहिए वेल्थ क्रिएशन का हिस्सा बनने के लिए, राइट। सो हमें डाइवर्सिफिकेशन की थॉट प्रोसेस रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और दोस्तों अगर हम सेक्टोरियल फंड्स या फिर थीमेटिक फंड्स की सेलिंग की बात करें तो सेक्टोरियल फंड्स या फिर थीमेटिक फंड्स डिफिकल्ट हो जाते हैं टू सेल एट द पीक। मतलब दोस्तों जब भी सेक्टोरियल यूफोरिया क्रिएट हो जाता है या फिर सेक्टोरियल हाइप क्रिएट हो जाती है, तब हम उन फंड्स को सेल नहीं कर पाते। हमको लगता है कि वो फंड और बढ़ेगा, तो ऐसे करते करते वो अचानक से क्रैश होने लगता है। फॉर एग्जांपल आईटी फंड्स इन 2000 एंड इंफ्रा फंड्स इन 2007। तो दोस्तों 2000 से पहले आईटी की थीम बहुत चल रही थी और 2000 तक उसकी हाइप क्रिएट हो चुकी थी और उसके बाद वो अचानक से क्रैश हो गया। सिमिलरली इंफ्रा फंड्स में भी 2007 तक हाइप थी और उसके बाद वो क्रैश हो गया। तो दोस्तों सेलिंग करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसमें अभी हम क्या कर सकते हैं कि हम डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स या फिर मल्टी कैप फंड्स चूज कर सकते हैं अलॉन्ग विद द थीमेटिक फंड्स, अगर हम श्योर है तो। फिफ्थ मिस्टेक विच इज रिकॉग्नाइज्ड हियर इज फोकसिंग ऑन रिटर्न्स एंड इग्नोरिंग रिस्क। मोस्टली दोस्तों हम रिटर्न्स के ऊपर फोकस करते हैं एंड रिस्क को इग्नोर कर देते हैं। दोनों भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रेफरेंस वाइज अगर देखें तो किसे फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए वो हम अभी देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों हमारे पास दो फंड्स है, फंड ए एंड फंड बी। फंड ए जो है वो 18% CAGR से ग्रो कर रहा है इन 3 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से, एंड फंड बी जो है वो 14.5% CAGR से ग्रो कर रहा है इन 3 ईयर्स। अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो फंड ए हमें बेटर लग रहा है, लेकिन अभी हम दोस्तों इसमें और एक पॉइंट ऐड कर देते हैं कि फंड ए जो है वो 18% CAGR से ग्रो कर रहा है विथ 40% स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड फंड बी जो है वो 14.5% CAGR से ग्रो कर रहा है विथ 15% स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें अभी दोस्तों हमें फंड बी अच्छा लग रहा है, राइट। अगर हम फंड ए एंड फंड बी का कंपैरिजन देखें तो फंड ए जो है वो ज़्यादा डिवेट कर रहा है एज कम्पेयर टू इट्स रिटर्न्स देन द फंड बी। और फंड बी के केस में अगर हम देखें तो फंड बी जो है वो डेविएट भी कम हो रहा है एंड रिटर्न्स भी अच्छे खासे मिल रहे हैं। तो फंड बी जो है वो लॉन्ग रन में ज़्यादा रिवॉर्ड देगा एज कम्पेयर टू द फंड ए। तो दोस्तों इस तरह से हमें दोनों फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए एंड प्रायोरिटी वाइज अगर हम देखें तो रिस्क को पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए। रिस्क शुड कम फर्स्ट। क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का फंड मैनेजर अगर आपको अच्छे रिटर्न्स दे रहा है ऑन द अनड्यू रिस्क, देन ये एक डिससर्विस है दोस्तों, जो आपको कभी भी लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कभी ना कभी लॉस में ही रिजल्ट करने वाला है। सो ये अवॉइड करने के लिए आपको फंड का आउट परफॉर्मेंस, फंड मैनेजर स्किल्स एंड रिलेटेड इसेंशियल को देखना बहुत ज़रूरी है। सो ये है दोस्तों 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सिमिलरली और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको कंसिडर करके आपको वेल्थ क्रिएशन के ऊपर ठीक से ध्यान देना पड़ेगा और इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए। सो प्रैक्टिकली सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।